तो आप हेडिंग लिख लो मल्टीनोमियल थ्योरम। मल्टीनोमियल थ्योरम। वैसे ये वाला पार्ट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में भी हम सेपरेटली पढ़ेंगे, बट अभी आज बाइनोमियल के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेते हैं। थोड़ी बहुत बातें हो सकी तो पीएनसी के लिए भी फील करेंगे, ठीक है। देखो आपके पास पहले ये प्रॉब्लम हुआ करता था बच्चे कि जैसे x1 प्लस x2 पे पावर n इसको एक्सपैंड करना है, तो आप बाई यूजिंग बाइनोमियल बहुत इजीली एक्सपैंड करते थे। भाई ये एक्सपैंड करने पे कुछ ऐसा आता था nc0 x1 पे पावर n प्लस nc1 x1 पे पावर n माइनस वन x2, और इस तरीके से आप आखिरी टर्म लिखेंगे ncn x2 रेज टू द पावर n। तो इसमें आप x1 और x2 का कोई सा भी कोफिशिएंट लिख सकते हो। जैसे मैं कहूं x1 पे पावर n माइनस वन x2 का कोफिशिएंट क्या होगा, कितना होगा nc1, ठीक है। या एक और सवाल यहां बनता है कि x1 प्लस x2 पे पावर n के एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। तो टोटल कितने टर्म्स हैं n प्लस वन। देखो nc0 शुरू होकर ncn तक जा रहे हैं तो n प्लस वन टर्म्स हैं। ये बात क्लियर है। अब यहां पे सवाल में थोड़ा चेंज करता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई x1 प्लस x2 दो बातें यहां पे आती हैं, x3 इसके पावर n में आपको कोई पर्टिकुलर कोफिशिएंट लिखना है। मान लो x1 स्क्वायर x2 पे पावर कुछ x3 पे पावर कुछ लिखना है, उसका कोफिशिएंट क्या आएगा। तो यहां पे भाई दिक्कत होनी शुरू हो गई। या इसके एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, ये भी बहुत मुश्किल है। यहां पे तो आपने काउंट कर लिया, बहुत इजीली आपको दिख रहा है कि एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं n प्लस वन। लेकिन यहां पे कोई पर्टिकुलर कोफिशिएंट बताना, x1 x2 x3 पे कोई पर्टिकुलर पावर के साथ जो कोफिशिएंट लगा वो बताना बहुत मुश्किल है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स और बढ़ा दूं तो मुश्किल और बढ़ जाएगी। अगर मैं ऐसे कुछ लिख दूं x1 प्लस x2 प्लस अप टू xr इसके पावर n में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे और कोई पर्टिकुलर कोफिशिएंट क्या होगा, ठीक है। तो ये तो अपना मेन ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर में, दो बातें हमें कैलकुलेट करनी है। किसी भी ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल या फिर कह लें कोई भी मल्टीनोमियल आपके पास है, उसके एक्सपेंशन में कोई पर्टिकुलर कोफिशिएंट क्या होगा और एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। ये दो बातें अपने को करनी है, ठीक। तो चलिए इतनी बात आप यहां पे लिखिए पहले। तो यहां पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या अपना, कोफिशिएंट ऑफ पर्टिकुलर टर्म टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। देखो बच्चे मैं आपकी थोड़ी मदद करता हूं। जो आपके पास बाइनोमियल है x1 प्लस x2 पे पावर n, इसको मैं सिग्मा फॉर्म में लिख देता हूं इस तरीके से, सिग्मा NCR x1 पे पावर n माइनस r x2 पे पावर r। आप ऐसे लिखो। अगर ऐसे आप लिखते हो तो गौर करना बच्चे, ये इसका जनरल टर्म है। आपको याद आ रहा है कुछ कुछ, तो आप यहां पे r बराबर 0 से कहां तक चलेंगे, n तक। r बराबर 0 से n तक जाने का अर्थ कितना हो, कितने टर्म्स हो गए, n प्लस वन। इसी को लाल आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अक्सर जनरल टर्म का मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूं। तो r बराबर 1 से आप कहां तक जाएंगे, n प्लस वन तक जाएंगे। ये बात आपको समझ आ रही है अच्छे से। x1 पे पावर n माइनस आर प्लस वन, x2 पे पावर r माइनस वन, यहां पे x2 पे पावर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं।
आप ऐसे लिखो, क्योंकि आप यहां पे जब r बराबर 1 पुट करेंगे तो आपको वो वैल्यू मिलेगी जो यहां पे r बराबर 0 पुट करने पे मिल रही है। आप r बराबर जो यहां पे 2 पुट करके निकालेंगे वो r बराबर 1 पुट करने पे यहां मिलेगा। जो आप यहां पे r बराबर n+1 पुट करके ऑब्टेन करेंगे वो इसमें r बराबर n पुट करने पे मिलेगा। तो दोनों एक से हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ मुझे सिमेट्री पहचाननी है। अब आप गौर करना, इसी को NCR को मैं थोड़ा एक्सपैंड कर लेता हूं। अभी देखो मामला बहुत आसान होने वाला है भाई अपने लिए। तो देखो बच्चे, x1 प्लस x2 पे पावर n, मैं इसी सिग्मा को कुछ अलग तरीके से लिखने जा रहा हूं। r बराबर 0 से n, बच्चे मैं NCR को ब्रेक करके लिख लेता हूं, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, और लाल यहां पे आ रहा है x1 पे पावर n माइनस r इंटू x2 पे पावर r। ऐसे लिख सकते हो। अब यहां पे गौर करने वाली बात क्या है, यहां जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ r फैक्टोरियल वो बेसिकली x1 और x2 के जो पावर्स हैं उनका फैक्टोरियल लिखा हुआ। आप सिमेट्री पहचानना। और एक बात तय है, जब आप किसी भी बाइनोमियल को एक्सपैंड करते हो तो हर एक टर्म के पास डिग्री कितनी आएगी, n। मिस x1 और x2 के पावर का सम हर एक टर्म में क्या रहेगा, n रहेगा। ये बात तो तय है, x1 x2 के पावर का सम हर एक टर्म में n रहेगा। आप यहां भी देख सकते हैं, अगर x1 x2 के पावर का सम आप करेंगे तो बच्चे n मिलेगा, राइट। इसी को मैं थोड़ा अलग तरीके से लिखने जा रहा हूं। इसको अगर मैं ऐसे लिखूं कि मैंने इसको एक्सपैंड किया, इस फॉर्म में लिखने जा रहा हूं बच्चे, x1 पे पावर α1 इंटू x2 पे पावर α2। मैंने अभी क्या नोटिस किया, जो x1 x2 पे पावर्स हैं वो डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल फॉर्म में आएंगे। बोलो बच्चे हां या ना। और ऊपर क्या आएगा, n फैक्टोरियल, और यहां क्या लग जाएगा, सिग्मा। शर्त क्या है इसमें, इसमें शर्त है मेरे लाल कि जो α1 और α2 का एडिशन है दैट शुड बी इक्वल टू n। बस आपका मल्टीनोमियल आने आने वाला है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ये बस इधर आरब कर रहा हूं, नोट कर लो, साथ साथ आप लिखते रहो। ठीक है, यहां तक की बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है भाई। अब देखो, अब मैं यहां पे अगर ऐसे लिखूं बच्चे, x1 प्लस x2 प्लस x3 पे पावर n, और अगर तुम इसे एक्सपैंड करोगे, पक्की बात है कुछ x1 पे पावर आएगा, कुछ x2 पे आएगा, कुछ x3 पे आएगा। तो यहां लिख लेते हैं x1 पे पावर α1, x2 पे पावर α2, x3 पे पावर α3 आएगा। जो पावर में है वो क्या आएगा बच्चे, डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल में आएगा। ऊपर आएगा n फैक्टोरियल, और आप यहां क्या यूज करेंगे, सिग्मा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जरा इस सिग्मा को और अच्छे से मैं समझाऊं। सिग्मा क्या बताता है, जैसे मैं कहूं आपसे कि x प्लस वाई होल स्क्वायर में एक्स वाई का कोफिशिएंट बताओ,
तो जब आप x प्लस वाई को x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू वाई का टर्म कितनी बार आ रहा है? 2 बार। ये बात समझ आ रही है? x इंटू वाई का टर्म कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो यहां पे हमने सिग्मा क्यों लगाया? क्योंकि कोई पर्टिकुलर पावर वाला टर्म हो सकता है एक से ज्यादा बार आए मल्टीप्लाई करने के बाद। इसका क्या मतलब हुआ कि आप x1 प्लस x2 प्लस x3 को कितनी दफा मल्टीप्लाई कर रहे हैं? n बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप जो पर्टिकुलर टर्म निकालना चाहते हैं आपको देखना पड़ेगा मल्टीप्लाई करने पर्टिकुलर पावर वाला टर्म कितनी दफा दिखा है। जितनी बार दिखा होगा उसको आप इकट्ठा करेंगे, उनके कोफिशिएंट्स को जोड़ेंगे, तभी यहां पे मैंने सिग्मा लगा रखा है। ये बात समझ आ गई? मतलब सिग्मा का ये भी एक यूज है। बाकी सिग्मा आपने ऊपर तो समझ ही लिया था इसका क्या मतलब था यहां पे, कि आप सारे टर्म्स लिख रहे हो। अच्छा, यहां पे बच्चे अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 कितना होगा? अच्छा, ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 हमेशा कैसे नंबर्स होंगे? होल नंबर्स। ये जीरो हो सकते हैं, ये बात पता है ना? इनमें कोई एक जीरो हो सकता है। भाई से मैं लिख देता हूं अल्फा आई बिलोंग्स टू होल नंबर। यहां भी अल्फा आई कैसा नंबर है? होल नंबर है। देखो भाई, मल्टीनोमियल का फॉर्मूला बनना शुरू हो गया अपने पास। अब बच्चे सिमेट्री से अगर मैं ये लिखूं x1 प्लस x2 प्लस अप टू xr, इस पे पावर n लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे भाई यहां पे कुछ आया होगा x1 पे पावर अल्फा 1, x2 पे पावर अल्फा 2 अप टू xr पे पावर अल्फा r। तो यहां पे अपॉन में क्या आने वाला बच्चा? अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा r फैक्टोरियल, अल्फा 1 फैक्टोरियल अल्फा 2 फैक्टोरियल अप टू अल्फा r फैक्टोरियल, न्यूमरेटर में n फैक्टोरियल। अब शर्त क्या है कि सारे पावर्स का सम बच्चे कितना होना चाहिए? n के बराबर होना चाहिए, यह शर्त है। जहां पे अल्फा आई ये होल नंबर्स हैं। ठीक है भाई, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? अभी मैंने नंबर ऑफ टर्म्स की बात नहीं करी, कितने टर्म्स आएंगे एक्सपेंशन में, उसकी बात भी करेंगे थोड़ी देर में। तो ये मेथड यूजफुल रोल में कैसे आया? सबको ये बात पता चल गई अच्छे से कि भाई बाइनोमियल तक चलो बात सही थी, लेकिन ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल या फिर ऐसे मैं कह लूं कोई भी मल्टीनोमियल हो, उसको एक्सपैंड करने में दिक्कत आ रही थी, तो फिर हमने ऐसा कुछ मेथड बिल्ड किया। अच्छा, सिग्मा क्यों लगा रखा है? क्योंकि भाई इसके एक्सपेंशन में अकेला टर्म थोड़ी ना, बहुत सारे टर्म्स आएंगे। ठीक है भाई, कभी अल्फा 2 अल्फा 3 जीरो हो जाएगा तो x1 पे पावर n वाला मिल जाएगा तुम्हें, ऐसे कभी x2 पे पावर n आएगा, बीच में बहुत सारे टर्म्स और आए होंगे। तो सिग्मा का अर्थ होता है पूरी सीरीज, जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, कितने आएंगे वही तो नहीं पता है। ऊपर वाले में पता था कितने टर्म्स थे? n+1, मतलब n+1 टर्म्स का जोड़। तो वैसे यहां जितने टर्म्स आएंगे उन सारे टर्म्स का जोड़, एडिशन। ठीक है, वो नहीं पता है, वो अभी धीरे धीरे सीखेंगे। अभी ये सीख गए कैसे एक्सपैंड करना है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, तो अब प्रॉब्लम देखते हैं। पहले इनको अप्लाई करना सीख लेते हैं भाई। बहुत ही आसान टेक्निक है। सवाल है लाल, तुम्हें बताना है कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर बी क्यूब सी पे पावर 4 डी। कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर बी क्यूब सी पे पावर 4 डी इन एक्सपेंशन ऑफ
ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी रेज टू द पावर 11 इसके एक्सपेंशन में बताना है। देखो बच्चे, पहले आपका जो अप्रोच होगा, आपको पता है जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे जितने भी टर्म्स आएंगे सब में एक कॉमन बात क्या है कि ए बी सी डी के पावर का सम शुड भी क्या होना चाहिए 11। 11 से बड़ा या 11 से छोटा नहीं हो सकता, वो 11 ही रहेगा। ठीक, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए कि भाई ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी रेज टू दी पावर 11 को मेरे लाल आप ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा 11 फैक्टोरियल अपॉन, गौर करना, कुछ यहां पे ए पे पावर अल्फा 1 आएगा, बी पे पावर अल्फा 2 आएगा, सी पे पावर अल्फा 3 आएगा, डी पे पावर अल्फा 4 आएगा। ठीक, जो भी ए बी सी डी के पावर्स हैं वो यहां फैक्टोरियल में आ जाएंगे। अच्छा, मैं ऐसे लिख दूं इसे पाई अल्फा आई फैक्टोरियल, i इक्वल टू 1 टू, मतलब अल्फा 1 फैक्टोरियल इंटू अल्फा 2 फैक्टोरियल, इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, मामला चिल है। चलो भाई शर्त क्या भाई, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 कितना होगा बच्चे? मतलब तुम्हें क्या करना है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 के पॉसिबल सॉल्यूशंस निकालने। लेकिन इस सवाल में सीधे ये पूछा हुआ है कि ए पे पावर जो है वो 2 होना चाहिए, बी पे पावर 3, इन्होंने मेंशन कर दिया ए बी सी डी पे कितना पावर इनको चाहिए। यानी अल्फा 1 इन्होंने बता रखा 2 होगा, अल्फा 2 3 होगा, अल्फा 3 4 होगा, अल्फा 4 कितना होगा 1 होगा। अच्छा, अब आप ये जरूर चेक कर लेंगे साथ साथ, क्या इन सारे पावर्स का सम 11 हो रहा है? जबकि शर्त थी कि जो भी ए बी सी डी पे पावर्स का सम होगा हर एक टर्म में शुड भी 11 होना चाहिए। ऐसा हुआ नहीं, मतलब एक्सपेंशन में ऐसा टर्म नहीं मिलेगा। समझ आ रहा ना? तो आप सबसे पहले पावर का सम आज के बाद सवाल में चेक करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे? इन पावर्स का सम कितना हो रहा है 10, चाहिए कितना था 11, मतलब ऐसा कोई टर्म ही नहीं मिलेगा। तो इस मतलब कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 0। यहां लिख लेते हैं नो सच टर्म will exist. So this implies that coefficient of a square b cube c पे पावर 4 d पे पावर 1 should be 0। ये साथ ही 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे भाई सारे साथी बिल्कुल क्लियर है। यहां पे क्या किया हमने, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पावर का सम आज के बाद देख लेंगे भाई। ठीक है, अच्छा अब यहीं पे अगर मैं ऐसे कर दूं, बहुत ही सीधा सवाल है, यहां पे बच्चे मैं डी स्क्वायर कर दूं। अगर डी स्क्वायर में कर दूं तो भाई अब इस केस में पावर का सम कितना हो रहा है 11 हो रहा है। बताओ भाई, सभी लोगों को दिख रहा है कि पावर का सम कितना हो रहा है 11। यानी ये जो पावर का सम है दैट विल बी 11, ये हो रहा है इस केस में। तो अब यहां पे आपको अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 तो पता है सारे, सबकी वैल्यू डाल दो बच्चे। यानी कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर
बी क्यूब सी पे पावर 4 डी स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। लिखो भाई, कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर इन एक्सपेंशन ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए रेज टू द पावर 11। ये थोड़ा अजीब सवाल हो गया। तो बच्चे यहां भी अपने बेसिक को नहीं छोड़ना है, जो बेसिक रूल है उसी पे चलना है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए पे पावर 11 को सिग्मा फॉर्म में लिखेंगे। तो बच्चे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और रेज टू दी पावर 11 को आप लिखेंगे सिग्मा 11 फैक्टोरियल अपॉन, अब यहां पे ए बी बी सी सी ए के पावर्स लिखेंगे आप। ए बी पे पावर मान लिया अल्फा 1 लिखा हुआ है, बी सी पे पावर अल्फा 2 और सी ए पे पावर अल्फा 3 लिखा हुआ है। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा बच्चे, अल्फा 1 फैक्टोरियल इंटू अल्फा 2 फैक्टोरियल इंटू अल्फा 3 फैक्टोरियल। आपके पास ये कंस्ट्रेंट भी है कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का जो एडिशन है वो 11 होना चाहिए। ठीक है, पावर का सम 11 होना चाहिए। अब आपका मकसद आगे क्या है लाल, बोलो भाई, आगे आपका मकसद क्या है? आप ए बी सी के पावर को अलग अलग इकट्ठा कर लो भाई, क्योंकि ए एक से ज्यादा बार आ रहा है। ठीक है, तो बच्चे इसी सिग्मा को दोबारा लिख लेते हैं। देखो पूरी बातें तो नहीं लिखेंगे भाई, ये तो एज इट इज रिपीट हो रहा है, बाकी बातें देख लेते हैं। ए यहां पे और लास्ट वाले में है, तो बच्चे ए के पावर को जोड़ने पे मिलेगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 3। बी फर्स्ट में सेकंड में है, तो बी पे पावर क्या आएगा बच्चे, अल्फा 1 प्लस, ऐसी सी पे पावर कितना आएगा, अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। अब तुम्हें जो चाहिए वो लिख लो। तुम्हें ए पे पावर कितना चाहिए, यानी अल्फा 1 प्लस अल्फा 3, ये 2 होना चाहिए। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 कितना होना चाहिए, अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 कितना होना चाहिए, देखो भाई अब सवाल यह है कि आपके पास अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का समेशन तुम्हें पता है किसके इक्वल आ रहा है, ये 11 के इक्वल। तुम्हें अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 निकालना है। क्या निकाल पाओगे यहां से, क्या पॉसिबल है, बताओ फटाफट। आप चेक करेंगे पॉसिबल नहीं आ रहा है, राइट। देखो अगर अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 को आप 2 लेते हैं, गौर करो बच्चे, अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 को अगर आप 2 लेते हैं तो अल्फा 2 कितना आ जाएगा, 9। अगर अल्फा 2 9 हो गया तो अल्फा 1 तो निगेटिव आ जाएगा, जबकि कभी निगेटिव वैल्यू यहां पे आप नहीं ले सकते हैं, राइट। तो ये भी पॉसिबल नहीं भाई, सवाल में अच्छा सेट नहीं कर पाया, इसका अर्थ यही है। तो यानी भाई
ऐसा कोई टर्म आपको कभी भी इसके एक्सपेंशन में नजर नहीं आएगा। दोबारा बता देता हूं, अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 का एडिशन बच्चे 2 है, गौर करना। यहां पे अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 की जगह पे अगर 2 पुट करेंगे तो अल्फा 2 9 आएगा। अल्फा 2 9 अगर यहां पुट कर देते हैं तो अल्फा 1 निगेटिव आ जा रहा है, जो कि नहीं पॉसिबल है। ये बात समझ आ रही है अच्छे से? तो भाई नो सच टर्म एग्जिस्ट, यानी इसका जो कोफिशिएंट होगा दैट विल बी 0। ठीक है, दैट विल बी 0। बोले सर अभी ऐसा एग्जांपल आपने नहीं दिया जहां पे आपने बोला था को मल्टीप्लाई करने पे मान लो x इंटू वाई 2 से 3 बार मिला हो, उनको इकट्ठा करना पड़े, वैसा वाला केस कहां होगा? तो एक सवाल लिख के कर लेते हैं भाई। अब देखो बच्चे, अब प्रॉब्लम थोड़ा चेंज कर देते हैं। अब तुम्हें ये निकालना है लाल। नाउ यू हैव टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x raised to the power 4 in expansion of 1 minus 3x plus 2x square। या थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, यहां पे 2 कर लो, यहां पे केवल x स्क्वायर कर लो, रेज टू द पावर 7। इस पे पावर कितना बच्चे? 7 है। इसके एक्सपेंशन में तुम्हें x पे पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए। ठीक है, देखो बाइनोमियल में तो मामला बहुत आसान था, लेकिन यहां पे मामला बहुत आसान है नहीं। तो आपने बेसिक्स को मत छोड़ो, फिर से आप यहां पे मल्टीनोमियल थ्योरम की मदद ले सकते हो। देखो बच्चे क्या करना है अपने को, गौर करना। आप 2 माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू दी पावर 7 को इस फॉर्म में लिख लो, सिग्मा वाले फॉर्मेट में। दिस इज 7 फैक्टोरियल अपॉन कुछ कुछ आएगा। वो क्या है? यहां पे 2 पे पावर बच्चे क्या है? अल्फा 1 इंटू माइनस 3x पे पावर क्या है? अल्फा 2 इंटू एक्स स्क्वायर पे पावर क्या है मेरे लाल? अल्फा 3 है। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ठीक है। इनफैक्ट इसको हम कैलकुलस से भी कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, कुछ याद आ रहा ना? पी एक्स इक्वल टू पी जीरो प्लस पी डैश जीरो इंटू एक्स बाई 1 फैक्टोरियल, इन दिस वे हो जाएगा। लेकिन वहां पे डिफरेंशिएट ज्यादा दफा करना पड़ेगा, पावर 4 तक जाना है। चलिए अपॉन में आएगा बच्चे यहां पे अल्फा 1 फैक्टोरियल, अल्फा 2 फैक्टोरियल, अल्फा 3 फैक्टोरियल। और लाल इन पावर्स का सम, इन पावर्स का सम कितना है बच्चे? 7 होना चाहिए। अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 का समेशन कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा एक मैं यहां पे काम करूं, नहीं तो यहां पे 2 है तो अपना जो नंबर आएगा थोड़ा बड़ा आएगा, इसको छोटा कर लेते हैं। रुको, 2 की जगह पे अगर मैं 1 कर दूं तो नंबर मुझे कैलकुलेशन में थोड़ा छोटा मिल जाएगा। बहुत सर यहां 2 कर दो फिर तो और आसान रहेगा, फिर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, आप बाइनोमियल बना लोगे इसे। ये एक काम और कर सकते हैं, यहां पे माइनस कर देते हैं, अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, राइट? तो भी मामला सही है, इसको ऐसे रहने दो, कैलकुलेशन थोड़ा छोटा आएगा, फायदा हो जाएगा। लेकिन आप गलती से यहां पे 1 पे पावर अल्फा 1 को विलुप्त मत कर देना शुरू में, इसको लिखना जरूर, नहीं तो गलती हो जाएगी। ये सारी बात अभी भी लागू है, किसी को दिक्कत तो नहीं है? अब हम क्या करेंगे? x के पावर को इकट्ठा करेंगे। चाहिए कितना अपने को? 4। तो इकट्ठा कर लो बच्चे x के पावर्स को। तो यानी ये पूरा एज इट इज ऐसे ही आने वाला है, इसको छोड़ देते हैं। 1 को हटा दिया, यहां पे एक आएगा अपने पास -1 पे पावर अल्फा 2, बाकी x के पावर को जोड़ के लिख दिया। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है भाई,
अब बच्चे गौर करना, अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 3, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ऐसे तुम्हें अल्फा 2 अल्फा 3 ढूंढने हैं। तो देखो लाल क्या करना है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सारे क्या होंगे? होल नंबर्स होंगे। ये भी बात आपको पता कैसे नंबर्स होंगे। तो यहां पे आप एक टेबल बना लो, आप हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करोगे इनके सॉल्यूशंस निकालने के लिए। अब कहां से स्टार्टिंग करेंगे गौर करना, आप इस छोटे वाले इक्वेशन से स्टार्ट करो बच्चे, उसको डिस्टर्ब मत करना। वहां पे अगर वहां रीजनिंग लगाने लग गए कि पहले यहां से कुछ अल्फा 1 अल्फा 2 माना जाए फिर इसको सॉल्व करें, मेहनत बढ़ जाएगी। आप यहां से कैलकुलेशन करो, ठीक। तो अगर मैं अल्फा 3 को 0 कर दूं तो अल्फा 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 4। अल्फा 2 4 आ गया। अच्छा अल्फा 1 कितना होगा? ये 0 हो गया, ये 4, अल्फा 1 कितना होगा? 3। पहली पॉसिबिलिटी हो गई। अच्छा अगर मैं अल्फा 3 को 1 कर दूं, भाई अब 0 के बाद 1 ही पे चलेंगे, 1 कर दूं तो बच्चे अगला सॉल्यूशन मिलने वाला है। बोलो भाई ये बात समझ आ रही है? तो अल्फा 2 कितना आएगा? 2। तो अल्फा 1 कितना हो जाएगा? 4। अच्छा 1 के बाद एक और पॉसिबिलिटी है, अल्फा 2 को 2 कर दिया जाए, अल्फा 3 को 2 कर दिया जाए तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। अगर बच्चे इसको हम 2 कर दें, 2 एक बार देख लें विजिबल है कि नहीं है, ठीक है 2 तक का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 2 कर दिया तो अल्फा 1 0 आ गया, सॉरी अल्फा 2 0 आ गया। तो बच्चे अल्फा 1 कितना आएगा? 5। क्या 2 के आगे जा सकते हैं? नो। अगर अल्फा 2 3 को आप 2 से बढ़ा लेंगे तो अल्फा 2 निगेटिव आ जाएगा। अगर अल्फा 3 को 2 से बढ़ा लेंगे तो अल्फा 2 क्या आएगा? निगेटिव। अब आगे नहीं बढ़ने। यही 3 पॉसिबिलिटी हैं। ये बात समझ आई? यानी जब आप गौर करो बच्चे, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को 7 दफा मल्टीप्लाई करते तो x पे पावर 4 कितने टर्म्स के पास आता? 3 बार आता। समझ आ रहा ना? 3 बार आता। अभी आप जब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 के वैल्यूज यहां पुट करोगे तो पावर 4 ही मिलने वाला है। चलिए भाई फटाफट ये बात नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको मैं रब करूं बीच वाला। चलिए बच्चे, तो देखो यहां पे पहले फर्स्ट रो लेते हैं, ये रो 1 है, फिर दूसरा रो लेंगे, फिर तीसरा। तो पहले अल्फा 1 3 अल्फा 2 4 अल्फा 3 0 है, यहां पुट कर दिया जाए अल्फा 1 3 अल्फा 2 4 अल्फा 3 0 पुट कर दो तो x पे पावर 4 आएगा, ठीक। यहां पे क्या मिलने वाला भाई देखो, 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल x पे पावर 4। बोलो बच्चे कोई दिक्कत? पूरी बात समझ आई? मैंने 3 4 0 यहां पे रख दिया और पहला लिख दिया, ऐसे बनेगा। अब बच्चे दूसरे रो पे आते हैं, अल्फा 1 4 अल्फा 2 2 और अल्फा 3 1 लेना है। तो देखो भाई प्लस 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ये सारी वैल्यू आप यहां रख दो तो यहां पे एक्स स्क्वायर, वहां से भी एक्स स्क्वायर, यानी एक्स पे पावर 4 हो जाएगा। बोलो बच्चे ये बात भी समझ आ गई? अब मीन्स यहां पे अल्फा 1 5 अल्फा 2 0 अल्फा 3 2, अब ये वैल्यू रखेंगे 5 0 2 पुट कर दो बच्चे, यानी प्लस 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब सारे कोफिशिएंट्स को आप जोड़ लो, वही आपका आंसर हो गया। पूरी बात समझ आ गई अच्छे से?
नहीं नहीं, मैं तो अब ऊपर वाले में पुट कर रहा हूं ना, क्योंकि आपने एक दफा अल्फा 2 पे 4 रखा है, फिर 2 रखा है, फिर 0, तो वो पावर तो वैसे ही निगेटिव वाला गायब हो गया ना। ठीक है बच्चे, कोई समस्या तो नहीं है? चले भाई, यहां पे 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, सबकी वैल्यू आप निकाल लेना, यानी सबको आप जोड़ लो। बताओ कितना आ रहा है ये 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 4, कितना आ रहा है? ये 420 आ रहा है। सभी लोग चेक कर लो भाई। फोर 35 आएगा, इसने गलत कर रखा है 35। चलो भाई, ये वैल्यू 35 भाई। अच्छा, ये कितना आ रहा है? 105, क्योंकि ये 765 अपॉन 2, बाकी तो कट जाएंगे, तो नहीं भाई ये 105 आ गया। लास्ट 7 इंटू 6 अपॉन टू 21, 420 तब भी नहीं है लाल। ठीक है, इन सबको आप ऐड कर लो, तो 140 यानी 161, सो 161 विल बी राइट आंसर। ठीक है भाई, पूरी बात समझ आ गई अच्छे से? तो इस तरीके से आपका मल्टीनोमियल भाई काम किया। अब बारी आती है नंबर ऑफ टर्म्स की, तो आप नेक्स्ट हेडिंग लिख लो। अब आप बच्चे नेक्स्ट हेडिंग लिख लो। लिख लो आप, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ, इन एक्सपेंशन ऑफ, पहले मैं लिख देता हूं क्या आता है। ठीक है, तो बच्चे जो इसका फॉर्मूला आने वाला है, दैट विल बी n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, ये आएगा n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1 आएगा। अभी कैसे इसे प्रूफ करेंगे, इसके प्रूफ के भी कई तरीके हैं। ठीक है, अभी जो अपना प्रूफ होगा वो सिंपल काउंटिंग वाली टेक्निक होगी। ठीक है, मतलब पहले बाइनोमियल में देखेंगे, फिर ट्राइनोमियल में, फिर हम कुछ सिमेट्री पहचानेंगे बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। तो देखो भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई x1 प्लस x2 पे पावर n के एक्सपेंशन में कितने टर्म्स आ रहे हैं, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। आपने कहा था भाई n प्लस 1 होंगे। अच्छा, अगर मैं इसी बात को ऐसे लिख दूं, यहां पे 2 टर्म्स आपके पास हैं, राइट, यानी n प्लस, यानी यहां पे n की जगह पे कितना आ रहा है अपने पास, ठीक है n ही है, यानी n प्लस 2 माइनस 1 c2 माइनस 1। आप कंपेयर करेंगे भाई n प्लस 1 c1 जो भी है, भाई इसी वैल्यू को आप ऐसे लिख लेते कि ये लिखा हुआ है n प्लस 1 c1, तो भाई इसकी वैल्यू कितनी आती है बच्चे, n प्लस 1 आती, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ताकि हम जिसका एक्सपेंशन कर रहे हैं उसमें कितने टर्म्स हैं और इंडेक्स के साथ लिख पाए इस तरीके से। कोई समस्या नहीं, आगे चलते हैं। अब लाल अपने पास आया x1 प्लस x2 प्लस x3 पे पावर n। इसमें कैसे ये बात देखेंगे भाई, इसमें पता था n प्लस 1 टर्म्स हैं, तो इसमें इन दोनों को एक डिब्बे में बंद कर लो, यानी अब इसको क्या बना लिया, बाइनोमियल। फर्स्ट प्लस सेकेंड टर्म, इसको हम बाइनोमियल से एक्सपेंड कर लेते हैं, तो बच्चे क्या आएगा अपने पास, n c0 x1 पे पावर n प्लस
एन सी वन एक्स वन पे पावर एन माइनस वन एक्स टू प्लस एक्स थ्री, ये डिब्बा आ जाएगा। पूरी बात समझ आ रही है? अरे भाई कोई दिक्कत तो नहीं है? x2 प्लस एक्स थ्री आ जाएगा। अगले में बच्चे क्या होगा? प्लस एन सी टू एक्स वन पे पावर n माइनस टू एक्स टू प्लस एक्स थ्री का स्क्वायर। और बच्चे इसी प्रकार जो आखिरी टर्म होगा वो आएगा एन सी एन एक्स वन पे पावर जीरो एक्स टू प्लस एक्स थ्री पे पावर n। कोई समस्या तो नहीं भाई? अब देखो लाल, यहां पे तो एक टर्म आपके पास है, फर्स्ट ये अकेला टर्म है, ये भाई एक टर्म आपके पास लिखा हुआ है। ये बच्चे यहां पे देखते हैं, गौर करना, एन सी वन एक्स वन पे पावर एन माइनस वन, इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो यहां से दो टर्म्स बन जाएंगे, यहां से दो आपके पास निकल के आए। अगले में एक्स टू प्लस एक्स थ्री का होल स्क्वायर, तो तीन टर्म्स आ रहे हैं, तो बच्चे अगले में तीन हो जाएंगे। भाई आप सारे टर्म्स जोड़ेंगे तभी नंबर ऑफ टर्म्स आपको मिलेंगे। अंतिम वाले में कितने हैं? ये तो बाइनोमियल एन प्लस वन आएंगे। अरे भाई क्या पूरी बात आप फील कर पा रहे हैं? तो बच्चे पहले n प्लस वन नेचुरल नंबर का सम लिखना है, तो पहले n प्लस वन नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो n यहां पे पहले n प्लस वन नेचुरल नंबर का सम लिखना है, तो n प्लस वन बाई टू हो गया। ये पता क्या लिखा हुआ है? ये कुछ और नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है n प्लस टू सी टू। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो n प्लस टू फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल। तो अब अपॉन n फैक्टोरियल है, आप ऊपर तोड़ो उसे, n प्लस टू इंटू एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल लिखोगे, कट के यही आ जाएगा। इसको बच्चे आप ऐसे लिख सकते हैं, n प्लस थ्री माइनस वन सी पूरी बात समझ आ रही है? आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखो भाई अब आप कंपेयर कर पागे, ऐसे फोर होता तो क्या लिखते? n प्लस फोर माइनस वन सी फोर माइनस वन। फाइव होता तो क्या लिखते? n प्लस फाइव माइनस वन सी फाइव माइनस वन। ऐसे r थे तो n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है, तो ये एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला आ गया। अब सवाल यह है कि ये फॉर्मूला क्या बताता है? ये कुछ और बातें, नंबर ऑफ टर्म्स के अलावा कुछ और बताता है। ये बच्चे नंबर ऑफ टर्म्स के अलावा कुछ और भी बताता है फॉर्मूला। कोई बताएगा ये नंबर ऑफ टर्म्स के अलावा क्या और इंफॉर्मेशन देता है भाई? उसके तहत भी इसको प्रूफ कर सकते हैं अपन। लेकिन अभी पीएनसी कम पढ़े, शायद वो बात अच्छे समझ नहीं आएगी, तभी मैं आपको एक मॉडल बताऊं, बाकी पीएनसी में से काफी डिटेल में करेंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा टच अपने को मिल जाएगा वहां पे, क्योंकि जल्दी ही पीएनसी पे आने भी वाले हैं। देखिए गौर करना, जो आपने सबसे पहले x1 प्लस x2 पे पावर n के एक्सपेंशन के लिए लिखा था, वही बात मैं लिखता हूं। उसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपने लिखे थे, कितने आए थे बच्चे? n प्लस वन। इसको आपने ऐसे लिखा था सिग्मा फॉर्म में, n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल अल्फा वन इंटू फैक्टोरियल इंटू x1 पे पावर इंटू x2 पे पावर। और एक बात आपने लिखी थी, अल्फा वन प्लस अल्फा टू बराबर n। पता है बच्चे, जो आप फॉर्मूला लिखते हो, यहां पे n प्लस टू माइनस वन सी टू माइनस वन, कुछ याद आ रहा है आपको? एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स,
इसके अलावा ये फॉर्मूला कुछ और बताता है। क्या बताता है? अगर मैं आपसे कहूं अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बराबर एन के होल नंबर सॉल्यूशन बताओ, होल नंबर सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बराबर एन, वो ये फॉर्मूला बताता है। बोलो भाई ऐसे कैसे? काउंट करके तो यहां देख भी सकते हैं। अल्फा 1 को 0 लिया तो अल्फा 2 एन हुआ। अल्फा 1 को, गौर करना, अल्फा 1 को 0 लिया तो अल्फा 2 क्या हुआ? एन हुआ। होल नंबर सॉल्यूशन मतलब ऑर्डर्ड पेयर आप निकालने जा रहे हो ना, तो मेरा ये कहना है फॉर्मूला ये भी बताता, जरा देख लेते हैं। तो बच्चे जब मैं अल्फा 1 को 0 ले रहा हूं तो अपने पास अल्फा 2 कितना आ रहा है? एन। जब मैं अल्फा 1 को 1 लूंगा तो अल्फा 2 कितना आएगा? यहां तो भाई काउंट कर लेंगे हम। इसी प्रकार जब मैं अल्फा 1 को एन लूंगा तो अल्फा 2 कितना आएगा? क्या भाई इसकी और कोई पॉसिबिलिटी है? नो। तो 0 से n तक कितने सॉल्यूशंस आए? n+1। कितने ऑर्डर्ड पेयर मिले अपने को? n+1। बोलो बच्चे ये बात फील कर पा रहे हो? तो n+1 ऑर्डर्ड पेयर मिल गए अल्फा 1 अल्फा 2 के। मतलब ये फॉर्मूले ने और क्या बता दिया कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बराबर n के टोटल नंबर ऑफ होल नंबर सॉल्यूशन कितने होंगे। ये बात समझ आ रही है? इसी प्रकार ये पूरी बात क्लियर है? ये आप नोट कर लो, फिर मैं आगे करता हूं। ये आप नोट कर लो, फिर इसी प्रकार पे आएंगे। अब देखो यहां पे जो इसी प्रकार वाली बात अब लिख दें। हमने क्या कहा था, जो ये फॉर्मूला है n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, ये कुछ और बताता है। ये क्या बताता है बच्चे? आपके पास कोई इक्वेशन होगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अप टू लेट सपोज अल्फा आर बराबर n। ये ऐसा इक्वेशन लिखा गया, आप गेस कर पाओगे ना? n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन क्या बताता है? टोटल नंबर ऑफ होल नंबर सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। यहां पे आर क्या बताता है कि जो इक्वेशन है उसमें कितने टर्म्स हैं। एन क्या दर्शाता है? वो एडिशन किसके बराबर है, राइट? तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अप टू अल्फा आर बराबर एन के टोटल नंबर ऑफ होल नंबर सॉल्यूशन कितने होंगे? एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। और ये क्या बात दर्शाता है? x1 प्लस x2 अप टू एक्स आर पे पावर एन के एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे। ठीक है, पूरी कहानी क्रिस्टल क्लियर? अब जैसे मैं आपसे कहूं कि मुझे ये एक इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड, सपोज दिस इज इक्वल टू 11 एंड यू हैव टू ऑब्टेन टोटल नंबर ऑफ होल नंबर सॉल्यूशन। तो कैसे निकालोगे? सीधे भाई फॉर्मूला यूज करेंगे। होल नंबर सॉल्यूशन कितने होंगे? 11 प्लस 3 माइनस 1 सी। समझ आ रहा बच्चे? तो इस तरीके से हम धीरे धीरे पीएनसी में भाई एंटर करने वाले हैं। तो आज वाली क्लास में इतने रखते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना भाई मॉड्यूल से।